में जो स्टार्ट किया 2019 में, मैंने फुल फ्लेश सब एजुकेशन छोड़ दिया। मैं सीधा गया ईरान। ईरान जाने के बाद मैंने वहाँ से एप्पल का पूरा नॉलेज ले लिया कि कैसे पैकिंग है। ठीक है, फिर भी काम करना है तो अगर कुछ रिस्क तो सभी जगह है। रिस्क तो ऐसे नहीं कि मतलब डोमेस्टिक में काम करेंगे तो भी मतलब मार्केट में क्रेडिट जाता है, उधारी है, पेमेंट रेट में माल बेचना है, जो भी लॉस हुआ है वो धंधे में ही रिकवर होगा। फिर हमने वापस काम चालू किया जो। 25। ओके। यस। एंड 25 के उम्र में आप कितना टर्नओवर कर रहे हो? मोर देन 30 करोड़ हो गए 6 महीना में। पहले साल 3 कंटेनर किए, दूसरे साल 9 कंटेनर किए, तीसरे साल 76 कंटेनर किए, और ये साल हमने 100 कंटेनर के ऊपर काम किया। बेसिकली ये धंधे की बात, इस सीरीज में हमारा इंटेंशन ये है कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स है, जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको कोई भी इंडस्ट्री में जाना है, बिजनेस में जाना है, तो उनको एक वो जो क्षेत्र में जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे गाइडेंस मिले, और उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी का हमें उनसे मोटिवेशन मिले। इस हिसाब से हमने इस सीरीज, हमें ये धंधे की बात सीरीज हम कर रहे हैं। और हमने बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स के जो जो एंटरप्रेन्योर्स है, उन सभी लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे हम आगे जाके बुलाने वाले हैं। आज हमारे साथ एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर जुड़े हैं। बेसिकली मैं जस्ट क्विकली गाइड करता हूँ। सो आज हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल सानप जी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनका सानप फ्रूट्स नाम से उनका खुद का फर्म है। बेसिकली वो ईरान, ईरान, दुबई या जो गल्फ कंट्रीज है वहां से फ्रूट्स इंपोर्ट्स का उनका बिजनेस है। सर का जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। ही स्टार्टेड हिज जर्नी वे बैक बिफोर 2018। एंड उनको ये सेक्टर में जब आए तो उनको शुरुआत में कुछ नुकसान भी हुआ। उनको ऑलमोस्ट 50 लाख का नुकसान हुआ इस सेक्टर में आने आने से पहले। पर अभी ये स्केल इतना बढ़ गया है उनका कि आज वो 30 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं इस बिजनेस में। एंड बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग फ्रूट्स आज वो इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, एंड पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो मैं ऑडियंस की ओर से सबसे आज गोपाल जी आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम गोपाल जी। सो गोपाल जी, बेसिकली आज अब हम आपका जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे शुरू किया? आप काफी यंग एंटरप्रेनर हो, काफी डायनेमिक हो, और आपने इस फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रूट्स इंपोर्ट के इसमें आपने एक अपना लाइन चूज किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस इंडस्ट्री को कैसे चुना? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आपको क्यों ऐसे लगा कि इसमें आपका करियर हो सकता है? जो उद्योग वर्धिनी इंस्टीट्यूट है, जहाँ से न्यूज़पेपर या फिर इंस्टाग्राम में ऐड आता था कि जहाँ से कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक प्रैक्टिकल जो अपना थियोरेटिकल नॉलेज को बोलते हैं कि वो एज अ कोर्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कोर्स है, तो वो यहाँ पे सिखाया जाता है कि जो चांडक सर और जो मेन है यहाँ पे जिन्होंने हमको गाइडेंस किया कि ऐसा ऐसा जो कोर्स है वो होता है। फिर वो हिसाब से हमने ये कोर्स ज्वाइन किया 2018 में। 2018 में ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमको मालूम चला कि एक्सपोर्ट में अगर करना है तो उसके पहले प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा थ्योरी भी मालूम होना चाहिए कि थियोरेटिकली डॉक्यूमेंटेशन है कि जैसे माल को कैसे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन है, प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसका गाइडेंस हमें यहाँ से जो कोर्स ज्वाइन किया उसके बाद में हमें मालूम चला कि प्रोडक्ट सिलेक्शन, इंपोर्ट में पेमेंट टर्म्स क्या होना चाहिए, कैसे पार्टियों पार्टियों को फाइन करने का, क्लाइंट्स को कैसे फाइन करने का। जो जैसे कि यहाँ पे गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे हमको मालूम चला कि वो वेबसाइट पे कैसे फाइन बायर को फाइन करने का। फिर हमने यहाँ पे कोर्स ज्वाइन करने के बाद हमको वो थियोरेटिकल नॉलेज पूरा मालूम हो गया है कि कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट का रेट कौन से कंट्री में ज़्यादा चलता है, अपने पास अपने आजू नियर बाय में कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है। वो हिसाब से फिर हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। फिर बाद में बायर को फाइंड किया, फिर हमने एक्सपोर्ट चालू किया। पहले हम डिहाइड्रेट प्रोडक्ट्स में ट्राई कर रहे थे, जैसे कि ओनियन पाउडर है, ओनियन फ्लेक्स है उसमें। फिर फ्रेश ग्रेप्स में काम किया। बाद में मैंगो में काम किया। मैंगो का हमारा डोमेस्टिक का काम ऑलरेडी था। फिर मैंगो में हमने काम किया चालू किया 2019 में। 19 में जो टाइम पे हमने काम चालू किया, फिर कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ। कुछ पार्टियां पेमेंट को प्रॉब्लम कर रही थी कि हमको मालूम नहीं था कि क्वालिटी कैसे उनको देना है, क्वालिटी कैसे कंट्रोल करना है।
तो हमने वो सब चीज़ों को ध्यान दे के फिर सब चीज़ों को क्वालिटी उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, पैकिंग, उसका जो पेमेंट टर्म्स का है, समझो बैंक के थ्रू अगर उसका पेमेंट एलसी लेना है कि पेमेंट कैश लेना है, कैसे, वो हिसाब से वो सामने वाली पार्टी अभी अपने से वेरीफाई करती है कि पार्टी कैसा है, जेन्युइन है क्या है। वो हिसाब से हमने काम चालू किया। फिर बाद में हमने मैंगो का काम चालू करते करते फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स में अंगूर का काम चालू किया। अंगूर का काम चालू करते कुछ पार्टी ऐसी मिली कि वो मतलब उनको मालूम नहीं था कि पेमेंट का और क्वालिटी का कैसे काम करते। फिर हमारा कुछ पेमेंट भी वहां पे रुक गया मार्केट में कि माल पहुंच गया, माल पहुंचने के बाद पेमेंट को और माल का जो रेट मिलना चाहिए था, समझो माल का पहुंच गया $10, तो माल को जो रेट में मिल बिकना चाहिए था वो रेट में माल नहीं बिके। फिर हमको पेमेंट का लॉस हो गया कि मतलब जो एक्सपोर्ट का काम है कि वो एक है कि मार्केट का नॉलेज भी इतना होना चाहिए कि मतलब जो है कि एक थियोरेटिकली नॉलेज एक इंस्टीट्यूट के थ्रू आ जाता है। जो थियोरेटिकली नॉलेज तो फुल आ गया था, पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज का भी कम कम था एक कुछ, कि प्रैक्टिकल नॉलेज में प्रैक्टिकल में मतलब काम कैसा है, एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, लोडिंग कहाँ से होता है, अनलोडिंग, फैक्ट्री स्टफिंग कहाँ से होता है, माल का क्वालिटी कैसे, कितना दिन में शेल्फ लाइफ होना चाहिए, स्टोरेज का कैसा है, स्टोरेज कैसे फाइंड करने का क्या, ये सब चीज। फिर जो चांडक सर और कुलकर्णी सर थे यहाँ पे, तो उन्होंने जो गाइडेंस किया था थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली पेमेंट कैसे, एलसी है, एलसी के दो तीन टाइप होते हैं, एलसी एट साइट है, एलसी एट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स है। तो वो सब हमने पार्टियों के साथ जो टाइम पे हमारा मीटिंग होता था कि रेट फिक्स करना है, पेमेंट का जो बात करना है, फिर वो टाइम पे हमारा पार्टियों के साथ सब बात हो गया कि ये सब फिक्स होने के बाद हमको वो टाइम पे मालूम चला कि ये जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो वहाँ पे काम में आ रहा है कि हाँ कि ऐसा ऐसा है कि ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है कि ये जो नॉलेज है कि वो काम आ रहा है। फिर बाद में हमने काम चालू किया इंपोर्ट गल्फ कंट्री से, ईरान से, एप्पल, फ्रेश एप्पल में। फ्रेश एप्पल में काम किया हमने 2021 में। 3 कंटेनर पहले हमने इंपोर्ट किए, बाद में हमको उसमें नुकसान आ गया है, जो कि मालूम नहीं था, हम न्यू इंपोर्टर थे। तो प्रैक्टिकल में जब हम नए इंपोर्टर एक्सपोर्टर जब काम करते हैं, तो आपके वजह से आपके थ्रू यहाँ पे हमको जो सीख मिलती है कि डॉक्यूमेंट का जो नॉलेज है। बाकी प्रैक्टिकल में हमको क्या प्रॉब्लम आ गया है कि जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ने हमको कुछ चीजें मालूम नहीं होती तुरंत कि कस्टम ड्यूटी क्या है, कितना पे करना है, कितना इनवॉइसिंग है, कितना डॉक्यूमेंटेशन करके बैंक के थ्रू पेमेंट भेजना है, ड्यूटी कितना पे करना है, ट्रांसपोर्ट कितना है। जब तक ये प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आता है। फिर हमने काम चालू किया, तो इम्पोर्ट जब चालू किया, बाकी लोगों को खर्चा लग रहा था समझो 8 लाख रुपए, हमको खर्चा लगा 10 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमारा वहां पे जो नुकसान हुआ, फिर हमको जो डॉक्यूमेंटेशन का कुछ प्रॉब्लम आ गया है। फिर पहले 1-2 कंट्री में हमको नुकसान आ गया, वो सब नुकसान करके भी हमने दूसरे सीजन काम किया 9 कंटेनर का। फिर अभी तीसरे सीजन काम किया हमने 76 कंटेनर का, और ये सीजन का काम हो गया हमारा कम से कम 100 कंटेनर के ऊपर। तो ये हिसाब से हमने काम चालू किया और वो काम को चालू रखा। फ्रेश फ्रूट्स में हम एप्पल में काम करते, कीवी में काम करते, ड्राई फ्रूट्स में काम करते, और एक्सपोर्ट में बनाना एक्सपोर्ट करते। ओके ओके ग्रेट। सो आपने एक समरी में आपका पूरा जर्नी बताया, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, कि आपने इंडस्ट्री कैसे डिफाइन किया, डिसाइड किया, एट द सेम टाइम अभी करंट प्रोग्रेस पे क्या कर, करंट लेवल पे क्या कर। हमें थोड़ा सा और अर्ली स्टेज में जाएंगे। सो बेसिकली आपने ये डिफाइन किया कि चलो मुझे एक्सपोर्ट का कोर्स करना है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना है। उसके पहले आप क्या कर रहे थे, क्योंकि जितने भी लोग हैं बेसिकली उनको इंडस्ट्री सिलेक्शन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है कि मुझे इसमें करियर करना चाहिए, प्रोबेबली उनका एजुकेशन के बाद, या अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनको या वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनको अगर बिजनेस में आना है, तो वो एक कंफ्यूजन होता है कि कैसे मैं कोई इंडस्ट्री में जाऊँ। तो आपको ऐसे क्या मोटिवेशनल फैक्टर लगे, ऐसे ऐसा क्या चीजें लगी, हाई ग्रोथ चीजें, कि आपको लगा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहिए, और आप एक्सपोर्ट आने से पहले क्या कर रहे थे, इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या कर रहे थे? मैं पहले 12th हो गया मेरा, 12th बीकॉम हो गया। बीकॉम होने के बाद फर्स्ट ईयर से मैंने ये किया सीए, सीपीटी क्लास फाइनल किया। उसमें पास आउट होने के बाद मैं पूना गया, पूना में सेकेंड ईयर के लिए एग्जाम के लिए। फिर बाद में कुछ एग्जाम में एक अटेम्प्ट रह गया, फिर मैं आया नासिक। नासिक से वापस मैंने लॉ के लिए एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर के लिए। पर वो चालू होने के साथ साथ मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा करना है कि जो कि खुद का हो या बिजनेस में। फिर मैंने उद्योग वर्धिनी का इंस्टाग्राम या फिर गूगल पे जो एड्स वगैरह आते हैं, तो उसके थ्रू मैंने एक सेमिनार था वो अटेंड किया कालिदास कला मंदिर में। कालिदास कला मंदिर में
ये सेमिनार अटेंड करने के बाद कि मुझे लगा कि नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ अपन कर सकते थे। वो टाइम पे तो लगा था कि बहुत इजी है, पर जो टाइम पे मैंने कोर्स किया थोड़ा डिफिकल्टी है। ऐसा नहीं कि बहुत इजी है कि मतलब कोर्स किया तुरंत क्लाइंट मिल गए, कस्टमर मिल गए, काम हो गया, कुछ माल खरीद किया, बेच दिया, ऐसे तुरंत तो नहीं होता है। जब तक कुछ प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे तब तक तो सक्सेस तो नहीं है। और बिगर लॉस के तो, जब तक लॉस नहीं आएगा तब तक प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तो वहां से मैंने कोर्स करने के बाद फिर एक कोर्स करने के बाद मैंने सेमिनार ये सब ज्वाइन करने के बाद मैंने कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये अपन ने इसमें आगे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने जो भी स्टडी था मेरा CS का, वो सब स्किप किया। उसको छोड़ के मैंने फुल फ्लेज मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स के थ्रू काम चालू किया, प्रैक्टिकल में भी कोर्स होने के बाद। ओके, सो आपने एजुकेशनल ड्रॉप आउट किया इन यस। बिटवीन। यस। ओके, सो इस सब में ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होगा इस सब में, कि आपने इतना बड़ा छलांग मार रहे हो, आप एजुकेशन ड्रॉप करके सीधा बिजनेस में आ रहे हो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये यस। सभी लोग सोचते हैं कि मैं कैसे आऊँ बिजनेस में। ऑफ कोर्स सबको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, और आप तो एजुकेशन छोड़ के जा रहे हो, तो आपको बराबर। ऑब्वियसली ऐसा भी बोलेंगे कि अरे यार लड़की कैसे मिलेगी बिना एजुकेशन के, ये भी क्वेश्चन आया होगा। तो सही बात। इस सब में आपने कैसे टैकल किया, आपको फैमिली सपोर्ट क्या था, एंड आपने शुरुआत अकेले से किया, किसी के साथ पार्टनरशिप में किया, ये जरा गाइड कीजिए। पहले तो जो टाइम पे स्टार्टिंग किया मैंने सेमिनार किया, वो टाइम पे मैंने बाद में LLB के लिए एडमिशन लिया था, CAT दिया, वो पास हो गया। फर्स्ट ईयर का एडमिशन लेने के लिए फिर मैंने घर पे बोल दिया कि मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। फिर मेरे को कि छोड़ देना है कि CA CPT जो वो भी मतलब स्किप करना है, वो भी आगे पढ़ाई नहीं करना है, जो भी है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं फुल फ्लेज बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर मैं जो स्टार्ट किया 2019 में, मैंने फुल फ्लेज सब एजुकेशन छोड़ दिया। मैं सीधा गया ईरान। ईरान जाने के बाद मैंने वहाँ से एप्पल का पूरा नॉलेज ले लिया कि कैसे पैकिंग है, कैसे माल को इंपोर्ट होता है, कौन से सिटी में इसका डिमांड है। फिर वो टाइम पे घर से भी मतलब कि इनिशियली तो कोई इन्वेस्ट नहीं देते, क्योंकि उनको भी एक लगता है कि अगर कुछ नुकसान हो गया स्टार्टिंग में, या फिर या तो जॉब करो, जॉब में पहले स्टार्टिंग में तुमको इन्वेस्टमेंट नहीं है, एजुकेशन हो गया, कुछ जॉब हो गया, फिर उसमें से कुछ इनकम कमाओ, फिर वो इनकम के थ्रू तुम इन्वेस्ट करो। पर वो टाइम पे अगर जॉब किया तो वो टाइम पे जॉब में समझो 50,000 1 लाख रुपए अगर इनकम मिलता है पर महीना, तो वो इनकम भी मतलब उतना नहीं सफिशिएंट कि उस पे अगर कुछ साइड बिजनेस कर पाए। तो उसके हिसाब से मैंने खुद कुछ इन्वेस्टर के हिसाब से पेमेंट ले लिया। कुछ इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने पेमेंट कुछ बैंक का मेरा खुद का, और घर से कुछ पेमेंट मेरे को दे दिया। वो हिसाब से मेरे घर पे पापा का सपोर्ट था पूरा कि तुम करो, क्योंकि पापा का पहला बिजनेस था अंगूर का, डोमेस्टिक मार्केट में, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा वो साइड अंगूर का माल बेचते थे। तो डोमेस्टिक में करते थे, एक्सपोर्ट में नहीं करते थे। फिर मैं खुद गया ईरान। ईरान जाने के बाद वहां पे कुछ प्रॉब्लम समझ में आया कि यहाँ पे ना तो वहाँ पे इंग्लिश चलती थी, ना तो हिंदी तो चलती नहीं थी। सिर्फ वहाँ पे चलती थी उनकी लोकल लैंग्वेज पर्शियन। पर्शियन भी चलती थी सिटी में। वहाँ पे जो विलेज एरिया है वहाँ पे चलती थी उनकी कुर्दिश लैंग्वेज। अच्छा। फिर ना लैंग्वेज का कुछ मालूम है, ना इंग्लिश बात कर सकते हैं, ना हिंदी बात कर सकते हैं, ना मराठी बात कर सकते हैं। फिर वहां पे सिर्फ माल देखते थे कि अरे हाँ ये अच्छा माल है, इसका ना प्राइस समझ में आ रहा था कि इंडिया में क्या है, इधर क्या है। फिर 2-3 महीना में उधर रुक गया है। फिर वहां पे मैंने पूरा उसका लैंग्वेज को, जो पहले विलेज एरिया की जो लैंग्वेज थी वो पूरी मैंने लर्न कर ली वहां पे। कि मतलब जितनी नहीं पर 70-80% मैंने समझ लिया कि ये लैंग्वेज सीखने से अपने को यहाँ पे अपन बिजनेस कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ईरान ऐसी कंट्री और गल्फ कंट्री में से उसके US का सैंक्शन है, जो कि उसके ऊपर की ईरान इंडियन गवर्नमेंट और ईरान गवर्नमेंट का बिजनेस रूल्स में US का सैंक्शन होने के कारण लीगली बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट आता है। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि लीगली काम करना बहुत मुश्किल है। वो हिसाब से फिर हमने वहां पे सब जान लिया कि कैसे काम करना है, कैसे वहां पे माल को एक्सपोर्ट करना है इंडिया। फिर हमने वहां पे फिर एक ऑफिस लिया ईरान में। ईरान में खुद का ऑफिस लिया, खुद का कंपनी स्टार्ट किया वहां पे। हमने खुद पे पैकिंग चालू किया, सॉर्टिंग चालू किया। मैंने खुद उन लोगों को बताया कि कैसे सॉर्टिंग करना है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज तो था कि पैकिंग कैसे करना है, सॉर्टिंग कैसे करना है। खुद हमने सॉर्टिंग करके उनको दिखाया कि ये माल हमको ये तरीके से इंडिया में चाहिए, इसका क्वालिटी आने के बाद इंडिया में ब्रांडिंग में माल बिकेंगे। तो फिर हमने वहां से फिर काम
को बढ़ाया। फिर पहले साल 3 कंटेनर किए, दूसरे साल 9 कंटेनर किए, तीसरे साल 76 कंटेनर किए, और ये साल हमने 100 कंटेनर के ऊपर काम किया। अभी भी हमारा कुछ माल रास्ता में है कि और 50-60 कंटेनर आएंगे। ये साल 200 कंटेनर के आसपास टारगेट है। तो लैंग्वेज वो पूरी सीखने के बाद समझ में आया। वाह वाह, ग्रेट। सो अभी कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहता है तो हम इसमें प्रोग्राम्स देते हैं और बहुत सारे एस्पायरिंग जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उनसे डिस्कशन करते हैं या उनके प्रॉब्लम्स पे हम गाइडेंस करते हैं। तो सबका ये शुरुआत में यही प्रॉब्लम होता है, कॉमन क्वेश्चन हमें ये पूछा जाता है कि सर एक्सपोर्ट ये क्लाइंट कैसे ढूंढे, फॉरेन में एक्सपोर्ट करना है या फॉरेन से इंपोर्ट करना है तो वहाँ के लोगों के साथ कैसे जुड़े, और बेसिकली ऑनलाइन द्वारा कैसे जुड़े, या हमें हमें पूछते हैं कि सर आप क्लाइंट ढूंढ के दोगे क्या, आप हमें कस्टमर रेडीमेड कस्टमर ला के दोगे क्या, विच इज जो रियलिटी नहीं है, जो फैक्ट नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपने इस पे सोल्यूशन निकाला कि आप डायरेक्टली ईरान कंट्री में गए एंड वहां पे जाके आपने लोकल मार्केट में एस्टेब्लिश किया। तो बेसिकली मतलब जानना ये चाहता हूँ मैं कि ये डिसीजन पे कैसे आए। ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन थे कि आप ऑनलाइन भी आप ढूंढ सकते थे और या आप कोई एग्जीबिशंस में भी जाना जा सकते थे, बट आपको ऐसे क्यों लगा कि ईरान जाओ, और एक बात की आप ईरान ही क्यों सिलेक्ट किया। देर आर मेनी कंट्रीज, देर आर मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट आपको ऐसे क्यों लगा, आपको कोई कहीं से जानकारी मिला कि प्रोबेबली ईरान से ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आपने कुछ रिसर्च किया। तो इस बारे में जरा थोड़ा सा गाइड कीजिए कि फर्स्ट कस्टमर कैसे मिला है, आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो फर्स्ट कस्टमर कैसे मिला है, इस चीज पे थोड़ा सा गाइडेंस। पहले तो मैंने जो टाइम पे स्टार्टिंग किया, वो मैंने ऑनलाइन भी कुछ कांटेक्ट निकाले। जैसे इंस्टीट्यूट में यहाँ पे उद्योग वर्धिनी में कुछ ऑनलाइन सर्च इंजन जो है, जैसे गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस है, वहाँ पे कुछ सर्च किया। कुछ कांटेक्ट वहाँ से मिले उनको, ऑफिसेस कुछ बॉम्बे में है, तो उनसे कांटेक्ट किया। बाद में मैंने डायरेक्ट पहले नहीं गया, पहले मैं काम करता था हिमाचल का। हिमाचल का एप्पल का काम करता था यहाँ से डोमेस्टिक में भी। तो वहां से मेरे को कुछ इनकम जनरेट हो रहा था। फिर वो करते करते कि मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में क्या डिमांड में आ रहा है, सप्लाई किसका ज्यादा है, सेल्स किसका ज्यादा है, वो एक मार्केट सर्वे करता था कि बॉम्बे में क्या चल रहा है, नासिक मार्केट में क्या चल रहा है, और बेंगलोर क्या है, साउथ क्या है, नॉर्थ क्या है। फिर वो इस सबसे समझ में आया कि अगर एप्पल में अपन काम कर रहे हैं तो एप्पल में सबसे ज्यादा सेल किसका हो रहा है। तो सबसे सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा था ईरान एप्पल का। सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा था ईरान एप्पल का। फिर ईरान से कांटेक्ट किया, ईरान से कांटेक्ट किया कि चलो अपन ईरान के थ्रू कुछ इंपोर्ट करना चालू करेंगे। फिर हमने स्टार्टिंग में इंपोर्ट किया, जो 3 कंटेनर इंपोर्ट किया। 3 कंटेनर इंपोर्ट करने के बाद हमको पेमेंट देने के बाद माल तो आया। माल आने के बाद माल में जितना फायदा चाहिए था उतना तो फायदा नहीं मिला। पर पहले टाइम पे लॉस भी नहीं हो गया। पर वही पार्टी को जब हमने बाद में एडवांस डाला, पर वो टाइम पे क्या हो गया है, जो पार्टी को वो पार्टी का इंफॉर्मेशन पूरे पास हमारे पास नहीं था, कि जो हमने उसका रेपुटेशन नहीं निकाला मार्केट में कि इसका काम कितना है, इसका कैपेसिटी कितना है। दूसरे टाइम हमने जो 9 कंटेनर के लिए उसको एडवांस दिया, तो एडवांस भी गया, माल भी नहीं दिया। तो फिर समझ में आया कि ये सिर्फ मतलब फोन पे होने वाला बात, या फिर एक फोन पे अपन माल मंगाएंगे, माल बेचेंगे, टेबल पे कैलकुलेट करेंगे कि 2 रुपए का माल आ रहा है, 3 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपया फायदा हो गया, ऐसे नहीं है। प्रैक्टिकल में जो है, प्रैक्टिकल में 2 रुपए का माल को खर्चा 1 रुपए ने 50 पैसे भी लग सकता है या 60 पैसा भी लग सकता है। तो जब तक प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा सामने सामने, तब तक काम करने में नहीं आता मजा। कि मतलब कि हमने बाद में एडवांस दिया, उसके बाद में कुछ हमको माल भी नहीं आया और पैसा भी वापस नहीं दिया। तो मैं खुद गया, खुद देखा कि माल को कैसे ले सकते हैं कि जो जेन्युइन पार्टी है। तो खुद जाने के बाद वो बेनिफिट ज्यादा हो गए। ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज का इशू था या लोकल ईरानियन लैंग्वेज था, तो एक मन में बैरियर्स भी हो सकते हैं कि यार मैं जाके क्या करूँ। ईरान तो वैसे तो थोड़ा पॉलिटिकली या जो थोड़ा सेफ कंट्री भी नहीं है। प्रोबेबली जो न्यूज में सही जैसे बात है। आता है कि ईरान यूएस के सैंक्शंस है, तो ऐसा यूजुअली बहुत कम लोग हैं कि जो ईरान गए मेरे नेटवर्क में। तो आपको ऐसे कैसे लगा, आपने वो डेयरिंग कैसे लिया कि चलो मैं ईरान जाऊंगा, प्रोबेबली मैं अकेले वहां पे ईरान में जाके थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एंड वो डेयरिंग कैसे किया आपने। और दूसरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आपने अपने इंडिया में काम किया था हिमाचल के फ्रूट्स वगैरह पे, तो आपको वहां से डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट समझा कि इंडिया में क्या रिक्वायरमेंट है, ईरान का एप्पल ज्यादा चल रहा है,
तो ये डोमेस्टिक मार्केट रिसर्च कैसे किया, उसका फायदा क्या हुआ आपको, ये डोमेस्टिक में जो काम कर रहे थे उसका फायदा कैसे हुआ? डोमेस्टिक का काम करता था एप्पल का। फिर वहां पे मार्केट में जो माल देते थे हम कस्टमर में, नासिक मार्केट में कस्टमर को जो माल देते थे, फिर जो सीजन है कि जैसे सीजन चलता है, 3 महीना इंडियन सीजन है, 3 महीना इम्पोर्टेड है। जैसे रॉयल गाला चिली से आता है, न्यूजीलैंड का माल इम्पोर्ट होता है। बाद में पोलैंड है, इटली है, टर्की है, ईरान है। ये सब कंट्री से माल इंपोर्ट होता है इंडिया में। जैसे सीजन 3 महीना इंडियन सीजन है, बाकी के 8 महीना इम्पोर्टेड सीजन है। तो वो हिसाब से देखा कि अगर डोमेस्टिक में काम करेंगे तो 3 महीना काम है, और अगर इम्पोर्ट भी करेंगे उसके साथ में तो 12 महीने का सीजन काम चलता है। तो मतलब 12 महीना बिजनेस है। तो वो हिसाब से हमने मार्केट में भी डिमांड देखा कि इम्पोर्ट का कौन से कंट्री से माल आता है, कौन से कंट्री में जा रहा है, कौन से सिटी में उसका डिमांड है ज्यादा, रेट कहाँ पे अच्छा मिलता है, कस्टमर कहाँ पे अच्छे है, वो हिसाब से हमने काम चालू किया। और ईरान का जो है कि ईरान थोड़ा डेंजरस कंट्री है ये यूएस के सैंक्शन के हिसाब से। तो बहुत ईरान का सेफ नहीं है। जो टाइम पे हम गए वो टाइम पे वहाँ पे जो चालू था हिजाब का, मतलब गवर्नमेंट जैसे है कि वहाँ पे हुकुमशाही है। जैसे हम्म। गवर्नमेंट बोलेगी वैसे चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो अगर कुछ फॉरेनर भी अपन जाएंगे वहां पे, कुछ अगर कुछ हो गया है, जैसे पेमेंट वहां पे स्टॉप हो गया, तो हम लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जैसे बाकी कंट्री में ऐसा नहीं है, जैसे दुबई है, यूएस है, यूके है, उनके साथ अगर काम करेंगे तो कुछ ऐसे एजेंसी है कि वहां पे पेमेंट का सेफ है, इंश्योरेंस है। पर जो मैं कंट्री के साथ काम कर रहा हूँ उधर उतना सेफ तो नहीं है, पर ठीक है फिर भी काम करना है तो अगर कुछ रिस्क तो सभी जगह है। रिस्क तो ऐसे नहीं कि मतलब डोमेस्टिक में काम करेंगे तो भी मतलब मार्केट में क्रेडिट जाता है, उधारी है, पेमेंट रेट में माल बेचना है या फिर कम रेट में बेचना है, वो तो अपने हाथ में। वो अपन जैसे हिसाब से अपन काम करेंगे, अपना परचेसिंग क्या है, अपना सेलिंग्स क्या है, वो तो अपने हाथ में है। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि जो मार्केट है वो 8 मंथ्स का इम्पोर्टेड का मार्केट है। मतलब आपका बिजनेस 12 ही महीना कैसे चलेगा, या आपने उसके बारे में ज्यादा सोचा? ऑब्वियसली हर एक बिजनेस का एक साइकिल होता है, कोई कोई बिजनेसेस फेस्टिवल पीरियड में नहीं चलते हैं, कोई बिजनेसेस का समर पीरियड में नहीं चलता है, रेनी सीजन में नहीं चलता है, हर एक बिजनेस का एक साइकिल होता है। बट ये आपका एक, आपने वो फैक्ट आइडेंटिफाई किया या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि 3 महीने का डोमेस्टिक मार्केट है, बट 12 महीने क्या करें? ऑफ कोर्स एप्पल्स का डिमांड तो 12 ही महीने है। ऐसा नहीं कि विंटर्स में कोई एप्पल खाना बंद कर देगा, तो एप्पल्स का डिमांड 12 महीने है। बरोबर। और एक बात ये मुझे पूछना था कि अभी सब लोग जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारे पास जो भी लोग आते हैं, तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि मैं एक्सपोर्ट क्या करूं। इन मेरे इधर कान प्याज इतना बनता है, मैं प्याज एक्सपोर्ट कैसे करूँ, ग्रेप इतना बनता है, ग्रेप कैसे एक्सपोर्ट करूँ। सब लोग एक्सपोर्ट के हिसाब से ही हमारे पास आते हैं। बट बहुत कम लोग हैं कि जो इम्पोर्ट ये लाइन को भी सोचते हैं कि आप इम्पोर्ट करके भी बहुत अच्छा पैसा कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा इम्पोर्ट इंडस्ट्री के बारे में बताइए कि इम्पोर्ट का क्या ओवरऑल मार्केट है, इसमें क्या आपको स्कोप लगता है, और इससे मतलब जैसे आपने बताया कि 12 महीने बिजनेस चल सकता है, तो ऐसे और क्या क्या फायदे हैं कि जो आप इंपोर्ट से भी कर सकते हो? जो टाइम पे कोर्स खत्म हो गया, फिर कोर्स में सभी जो बाकी भी स्टूडेंट थे कि पहले एक्सपोर्ट ही करने का, तो मेरे मेरे दिमाग में भी एक्सपोर्ट ही था कि एक्सपोर्ट ही करूंगा। तो एक्सपोर्ट में मैंने भी प्याज का काम किया, प्याज का भी देख रहा था, जो अच्छे पार्टी के उनको माल डालेंगे। और एक्सपोर्ट में सभी लोग एक्सपोर्ट का ही सोच रहे थे, तो मैं भी सोचा अगर कुछ एक्सपोर्ट में भी काम करेंगे, या फिर एक्सपोर्ट में बाकी सब लोग कर रहे, तो अपन कुछ करते हैं ऐसा कि कुछ अलग है कि जो इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट में ज्यादा कंपटीशन नहीं है। या फिर अभी सब लोग सोचते हैं 10 लोग में 10 लोग बोलेंगे कि हमको एक्सपोर्ट करना है, चलो अपने नियर बाय प्याज है, प्याज को एक्सपोर्ट करो। तो उसमें कंपटीशन आ गया है। तो कंपटीशन हर हर कोई अगर एक जगह जा रहा है तो बाकी मार्केट में बाकी डिमांड भी है, बाकी मार्केट इतना बड़ा है कि 90% में अगर 10% में सब लोग जा रहे हैं, तो किसी ने अगर वो साइड पे जाएंगे तो वो एक मार्केट में कैपेबिलिटी रहेगी कि मार्केट फ्लक्चुएट डिवाइड हो जाएगा। वो हिसाब से हमने हम्म। फिर इंपोर्ट में ये किया और पूरा इंपोर्ट चालू किया। इंपोर्ट का फायदा ये है कि इंपोर्ट में मार्केट में जो भी अपन एक्सपोर्ट अगर किया समझो यूएस में, यूएस में माल एक्सपोर्ट करने के बाद अगर समझो किसी पार्टी को क्रेडिट जाना है, क्रेडिट माल दिया है, तो अगर माल भी अपना उसके हाथ में चला जाता है और पेमेंट भी उसके हाथ में है, जब तक वो माल बेच के अपना पेमेंट वापस नहीं देता तब तक अपने को उस पर ट्रस्ट रखना है कि उसके ऊपर माल भी अपना उसके हाथ है और पेमेंट भी उसके हाथ है। तो मैंने एक दूसरा सोचा कि अपना स्टार्टअप है समझो, स्टार्टअप के लिए अपन फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है। तो उसके स्टार्टिंग में अगर ज्यादा लॉस आ गया, पेमेंट अगर ज्यादा मार्केट में अटक गया, तो ना हाथ में माल रहेगा ना पैसा रहेगा।
फिर हमने काम चालू किया इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट का काम क्या होता था, अगर समझो कुछ एडवांस दे दिया, एडवांस देने के बाद हमारे हाथ में एक तो होता था, चलो माल में कुछ खराब आ गया, चलो हम पेरिशेबल में काम करते हैं तो प्लस माइनस 5 to 10% माल को पेरिशेबल प्लस माइनस खराब हो सकता है। तो इस हिसाब से हमने अगर एक दूसरे साइड से देखा, अगर माल को अगर कुछ खराब भी आ गया है, तो 5 या 10%, 10%, 20% माल खराब भी हो गया है, तो भी 80% माल बचेगा कि जो एडवांस दिया है वो पेमेंट कहाँ से हम रिकवर कर पाए, कि मतलब लॉस होने के चांसेस की कम हो सकते हैं। वो हिसाब से हमने सोचा, वो हिसाब से हमने इंपोर्ट को ज्यादा ध्यान दिया। और मार्केट इंपोर्ट का आज ऐसे हो रहा है कि पैन इंडिया पे एक सर्च रिपोर्ट ऐसा है कि सब लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्टेड चीजें का बहुत डिमांड है। जैसे कपड़ा है, खाने की चीजें है, कुछ और मशीनरी है, कार से बाइक है, उनमें सब लोग बोलते हैं कि इंडियन से अच्छा इंपोर्टेड ज्यादा, मतलब उसका डिमांड ज्यादा है। इंडियन अच्छा है ऐसा नहीं कि इंडियन अच्छा नहीं, पर ज्यादा क्रेज ऐसे अभी इंपोर्टेड चीज का है, कि इंपोर्ट चीज को ज्यादा डिमांड और वैल्यू दे रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट जैसा है वैसे हमारे को भी काम करना पड़ेगा, वो हिसाब से हमने चूज किया कि इंपोर्ट की चीजों के लिए बहुत डिमांड है। एंड ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि 10 में से 9 लोग अगर एक्सपोर्ट में जाते हैं तो एक जो है इंपोर्ट में जो काम कर रहा है उसको नेचुरल है कि कंपटीशन कम होगा। अगर आप एक ही आप ऐसे 100 में से 10 लोग हैं तो 10 लोगों के साथ ही आपको कंपटीशन करना है, ना कि आप 90 लोगों के इसमें आप हो। तो ऑफ कोर्स ये एक आपका फैक्ट फाइंडिंग है, आपने ये ढूंढा, मार्केट रिसर्च किया। हर लोग नहीं ये कर पाते कि मार्केट में किस चीज का जरूरत है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल किस चीज का जरूरत है। अभी मुझे ये पूछना है कि अभी आपने जैसे बताया कि जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सामने वाला आपको पेमेंट करता है और उस पे आपको ट्रस्ट करना है। तो आपकी केस में उल्टा है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको वो ट्रस्ट बिल्डअप करना है, या आपको वो ट्रस्ट सामने वाले पे देना है कि मैं आपको पैसे देने वाला हूँ, आपने प्रोबेबली एडवांस दिया है या प्रोबेबली आपने कुछ आपने पेमेंट टर्म सेट की है आपके हिसाब से। तो अभी इंपोर्ट में ऐसा इशू आपने कैसे टैकल किया कि सामने वाला भी आपके साथ ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होगा इनिशियली आपको माल भेजने के लिए या बड़े वॉल्यूम में काम करना है, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट आपने कैसे क्लियर किया आपके केस में? स्टार्टिंग में तो पहले हमने जो पार्टी का इंफॉर्मेशन निकाला कि हाँ इनका माल जो इंपोर्ट आ रहा है, जैसे एक्सपोर्ट होता है माल की, समझ में आ रहा है कि अगर 10 एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं कि ये इस पार्टी को माल डाल रहे हैं, कि समझो एक कंपनी है A to Z, समझो A to Z को अगर कोई माल डाल रहा है, कोई दूसरा कंपनी है शीरिन एक्सपोर्ट, अगर उसको कोई माल डाल रहा है, तो अगर अपने को भी समझ में आना चाहिए कि अगर वो लोग अगर ये पार्टी को माल आ रहा है या पार्टी का इनका माल आ रहा है अगर इंडिया में, तो वो हिसाब से हमने फिर उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि मार्केट से इनका रेपुटेशन क्या है, ये कौन सा कंपनी है कि इनका माल आता है कि जो एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी काम करते हैं। फिर अगर अपन ने अगर इनको एडवांस में अगर पेमेंट कुछ डाल दिया, तो वो हिसाब से अगर पेमेंट के अगेंस्ट ये अपने को माल तो डाल सकते हैं, या फिर अपन ने भी इनको एक्सपोर्ट में माल डाल दिया तो वो अपने को माल दे सकते हैं या फिर पेमेंट दे सकते हैं वापस गारंटेड। और बाकी तो ट्रस्ट भरोसा तो रखना पड़ेगा, काम करना है तो पहले स्टार्टिंग में तो रिस्क तो है। आप पेरिशेबल कमोडिटी में काम करते हैं, पेरिशेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका एक शेल्फ लाइफ होता है और वो प्रोडक्ट खराब होने के चांसेस भी है। प्रोबेबली अगर कंटेनर में इशू है या ट्रांसपोर्टेशन को टाइम लग गया या लोडिंग के टाइम में कुछ इशू आया, पैकेजिंग के टाइम में इशू आया, तो ओवरऑल पेरिशेबल कमोडिटी में काम करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं कि जो फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स में या इंपोर्ट में काम करना चाहते हैं, तो इस इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे आप उसको सेव करते हो, आप खुद को कैसे सेव करते हो उसमें? पेरिशेबल का काम हम करते हैं, हम ये भी सोच रहे हैं कि आगे जाके कुछ नॉन पेरिशेबल में भी काम करेंगे। जब तक कोई प्रोडक्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल जाता कि कुछ उसमें क्लाइंट्स कुछ नहीं मिल जाते, तब तक हम तो पेरिशेबल में ही काम कर रहे हैं। पर नॉन पेरिशेबल में भी काम करना सही है, क्योंकि पेरिशेबल में काम कर से कैसे होता है कि जैसे माल का टेम्परेचर है, माल का टेम्परेचर है, जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो भी देखना पड़ता है। माल को शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, माल को बेचना भी बहुत टाइम टू टाइम है। अगर ये पेरिशेबल का काम है, टाइमिंग काम है, बहुत टाइमिंग काम है, कि ऐसे नहीं कर सकते कि माल आज आ गया पोर्ट पे, पोर्ट से आज ड्यूटी कस्टम क्लियरेंस करके आज को माल को नहीं निकाल दिया, माल को नहीं बेचा, तो फिर इतना सब कुछ करने के बाद वो पेमेंट को भी और माल का वो वैल्यू भी नहीं है कि वो माल का वो वैल्यू मार्केट से कलेक्ट होता है, कुछ भी वो माल बेचना पड़ता है फिर। तो पेरिशेबल का काम है, टाइमिंग काम है, टाइम पे काम किया तो सक्सेस है, टाइम पे काम नहीं किया तो सक्सेस नहीं है।
ऐसे भी कभी कभी हुआ है कि हमने कंटेनर स्टफिंग या फिर कुछ करना है तो एक एक कंटेनर के लिए 24-24 घंटा हमको वहां पे रुकना पड़ा है कि माल को लोड करो या अनलोड करो। राइट, तो जितना फास्ट प्रोसेस करोगे उतना आपके लिए ये बिजनेस में फायदेमंद है, क्योंकि यस। पेरिशेबल है तो उसका लाइफ बहुत लिमिटेड टाइम तक है। तो अभी तो इसमें आपको जैसे इंपोर्ट होता है माल, तो आपको इसमें रिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन करना है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको माल पहुंचाना है। तो ये नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश किया आपने? ये रिटेल का डोमेस्टिक में आपको कंटेनर आ रहा है, यहाँ कंटेनर से आपको छोटे छोटे इसमें आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत कांटेक्ट चाहिए, नेटवर्क एस्टेब्लिश करना चाहिए, सब पार्टियों से आपको पेमेंट कलेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें। तो ये रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन या जो इंपोर्ट के बाद का जो प्रोसेस है उस पे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि क्या क्या आपको क्या क्या करना पड़ता पहले नासिक में फ्रूट मार्केट में शॉप था, साना फ्रूट कंपनी के नाम से। हम खुद वहाँ पे बेचते थे, मैं खुद था वहाँ पे। तो जो टाइम पे अगर काम को वॉल्यूम में बढ़ाना है कि पहले, एक्चुअली मेरे को भी मालूम नहीं था कि एक कंटेनर के से 3-4 साल में 100 कंटेनर तक जाऊंगा। तो पहले हम खुद बेचते थे, फिर बाद में हमने सोचा कि अगर ऑल ओवर इंडिया, पैन पैन इंडिया अगर काम करना है तो यहाँ से नासिक से बाहर तो जाना पड़ेगा, मार्केट देखना पड़ेगा। फिर मार्केट चेन्नई गए, बेंगलोर गए, नॉर्थ गए। फिर हमने मार्केट का एक सर्वे किया कि कौन से मार्केट में कौन से चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, कौन से पार्टियां है जो मार्केट में, अगर 100 लोग है 100 लोग में से कौन सा पार्टियां ज़्यादा काम करता है, जिनका पेमेंट टर्म सही है, जो मार्केट कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका पेमेंट का हिस्ट्री रिकॉर्ड सब सही है। वो हिसाब से हमने गए बॉम्बे। बॉम्बे में हमने ट्रांसपोर्ट और कोल्ड स्टोरेज, बॉम्बे सेंट्रल पॉइंट पड़ता है कि जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेन हब है। वहाँ पे हमने स्टोरेज लिया रेंट से, एक ऑफिस लिया रेंट पे। फिर हमने माल उतरना चालू किया वाशी। वाशी से हमने माल जब उतरता था, फिर वहां से कुछ पार्टियों का हमने सैंपल डाला कि ऐसे ऐसे हमारा माल है, वो माल आता है, ये रेट है। तो उनका भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं था, हमारा भी उनके ऊपर भरोसा नहीं था कि माल को अब पेमेंट वापस आएगा नहीं आएगा, पार्टी कैसी है। या उनको भी ये था कि अगर इन पार्टियों को अगर एडवांस डाल दिया तो ये पेमेंट देंगे, माल देंगे नहीं देंगे। फिर बाद में जो ऑलरेडी हमारा जो काम चालू था नासिक से, तो नासिक से जो चालू था तो जो बचा हुआ माल था, कुछ माल बेचने का हमने वहां पे ट्राई किया, सैंपल देना या फिर माल डालना। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आया कि इनका खुद का पैकिंग है, सॉर्टिंग है, स्टोरेज है, ऑफिस है। फिर लोगों ने भी भरोसा ट्रस्ट करना चालू किया, वो हिसाब से हमने माल डालना चालू किया। फिर तो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया हम माल डालते हैं अभी, बॉम्बे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोटल। तो सबसे पहले आपने छोटे छोटे सैंपल्स में सप्लाई किया, और फिर वो सैंपल्स अप्रूव हुए, उसका पैकेजिंग अच्छा लगा तो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। यस। अभी आप जो बड़े बड़े 100 कंटेनर का जो वॉल्यूम है आपका जो पहुंचा है, तो ये सारे सबका ऑर्डर्स मिला कि आपने वो डेयरिंग किया है, या मतलब इतना नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सब इंडिया में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है आपने एस्टेब्लिश किया है, तो वो सबका रिक्वायरमेंट आपको आता है और फिर आप ऑर्डर करते हो, कैसे होता है ये एक्चुअल? हमें कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं कि आपको फिक्स ऑर्डर देंगे कि ये साल में 100 कंटेनर आप हमें दे दो, या फिर ये साल में हमको 50 कंटेनर दे दो। हम खुद डेयरिंग करके रिस्क पे माल मंगाते हैं कि एक सर्वे करते हैं कि पूरे इंडिया में ये साल एप्पल कितना है, पूरे इंडिया में ये साल शिमला में एप्पल कितना है, कश्मीर में कितना है, या फिर स्टोरेज में कितना स्टोरेज माल किया है। जैसे ये इंडिया में अदानी है, बाद में और बड़े बड़े कुछ कंपनियां हैं, उनका स्टॉक करते हैं इंडियन एप्पल का। फिर वो सब सर्वे लेने का कि उन्होंने क्या मिनिमम प्राइस पे से, फार्मर से माल परचेस किया है, तो उनका मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, उनका 3 महीना 4 महीना स्टोरेज का खर्चा कितना लगेगा, उनका मार्केट में जब माल वो निकालेंगे सीए स्टोर का, तो उनका मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। समझो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 60 रुपीज अगर माल परचेस किया है, माल अगर 60 रुपीज परचेस किया है, तो उनको स्टोरेज का खर्चा ये सब पकड़ के 10-15 रुपए अगर किलो पे लग रहा है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है 10 रुपए, तो वहां पे माल आने के बाद मंडियों में मार्केट में माल बिकना चाहिए 100 रुपए किलो। तो मैं कैलकुलेट करते कि अगर आज का मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि 6 महीने बाद अगर 100 रुपए मिनिमम एप्पल का प्राइस होने वाला है, तो वो हिसाब से अगर अपन माल इंपोर्ट करेंगे या फिर ईरान से, तुर्की से, न्यूजीलैंड से, पोलैंड से, चिली से, तो अपना मिनिमम प्राइस क्या आ रहा है कि जो अपन परचेस प्राइस कर रहे हैं उसका प्राइस क्या आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, 110 आ रहा है, 120 आ रहा है। तो वो हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करके हम भी रिस्क लेते हैं वो कि ये प्राइस तक अपने को 90 रुपए आ रहा है, 80 रुपए आ रहा है,
कि अपना माल बिकेगा कम से कम 100 रुपए, 80 रुपये, या फिर लॉस भी आ गया तो कितना मार्केट डाउन हो सकता है, कितना अप हो सकता है, डिमांड बढ़ गया है, इंडियन माल खराब हो गया है, हो सकता है कि नहीं, बारिश हो गया है, वो हिसाब से सब कैलकुलेट करके प्लानिंग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। मतलब आई थिंक मेजोरिटी लोगों को, मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि सबका चलो डिमांड आके आप कर रहे हो, बट इसमें आपका बहुत सारा रिसर्च है, आपका एक फ्यूचर एस्टिमेशन आप बहुत अच्छे से कर पाए कि ऑफको ये जाके इतना डोमेस्टिक इतना प्रोडक्शन होगा तो आगे जाके इतना प्राइसिंग कैलकुलेशन हो सकता है, और इतना डिमांड सरप्लस, मतलब इतना डिमांड सरप्लस होगा उसके हिसाब से कितना इंपोर्ट करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बहुत रिसर्च का काम है, रिस्क टेकिंग का काम है। और आप में वो बहुत अच्छा क्षमता मुझे दिखा कि आप रिस्क लेने में बहुत अच्छे हो। आप ईरान गए अकेले 3 महीना रहकर आए, ये बड़ी बड़ी रिस्क है। 100 कंटेनर का आप ये एज में काम कर रहे हो, इतने बड़े वॉल्यूम में, बहुत बड़ा रिस्क है। सो और आपने रिस्क में, और शुरुआत में आपने जो किया कि आपने जब बिजनेस शुरू किया था तो मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो समझा कि आपको शुरुआत में नुकसान हुआ था, हम्म। ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास आपको कुछ नुकसान बराबर। हुआ था। तो इतना आपका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है, तो इस पे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि इतना लॉस होने के बाद आप कैसे बाहर आए, आपने और डेयरिंग करना कैसे किया, और आपने इन्वेस्टर्स का पैसा लिया। दैट इज ऑल्सो अनदर बिग रिस्क, क्योंकि खुद का पैसा है तो चलो कोई उसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, बट जब मैं लोगों का पैसा ले रहा हूँ तो वो उनको फुलफिल करना, उनको रिटर्न करना, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो रिस्क ये बिजनेस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब हर एक जो भी बिजनेस में आना चाहता है उनको रिस्क कैपेबिलिटी उनका खुद का बढ़ाना है। रिस्क के बिना बिजनेस नहीं है, मतलब वो कोई डायलॉग भी है ना, रिस्क है तो इश्क है। तो उसके बिना आपको नहीं हो सकता है। ये आपका बहुत मेन क्वालिटी है। तो इस पे आप थोड़ा सा गाइड कीजिए कि आपने सबसे पहले तो जो लॉस किया था वो आपको हुआ, उसके बारे में गाइड कीजिए, फिर आप वहां से कैसे बाहर आए, और ये रिस्क टेकिंग का ये जो एटीट्यूड है ये आपको ओवरऑल कैसे हेल्प करता है बिजनेस। एक्चुअली जो टाइम पे हमने हिसाब किया कि अभी लॉस हो गया है, कि पेमेंट, कुछ पार्टियों ने पेमेंट एडवांस डालने के बाद माल नहीं दिया, या फिर कुछ मार्केट के मालूम मालूम नहीं था कि मार्केट कौन से टाइम पे माल आना चाहिए। अभी जो मालूम हो गया कि कौन से टाइम पे माल आना चाहिए, कि 2 महीने बाद प्राइस क्या रहने वाली है, जो भी मालूम है कि 2 महीने बाद प्राइस क्या है, अभी हमको मालूम है कि ये टाइम पे माल ये रेट बिकने वाला है। तो वो टाइम पे मालूम नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, जैसे मतलब स्टार्ट किया किया है, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। तो वो हिसाब से जो टाइम पे लॉस हो गया, फिर मेरा जो पूरा बैंक का और पेमेंट का लेना देना जो सब मेरा भाई देखता है, मेरा बड़ा भाई है, वो पूरा मतलब मैं सिर्फ परचेस का देखता हूँ, सेल्स का देखता हूँ, और जो बड़ा भाई है वो पेमेंट का पूरा बैंक का पेमेंट का वसूली वगैरह वो सब वो देखता है। फिर वो उसने बोला कि अपना पेमेंट इतना इतना अपन माइनस में है, तो अपना इतना लोगों को पैसा देने का है, जो भी इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर का इतना है। तो इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो इन्वेस्टर को हम ऐसा नहीं बोलते कि आपने इन्वेस्ट किया है, हमको लॉस हो गया है तो हम आपका पैसा नहीं देंगे। क्योंकि मार्केट में अगर कंटिन्यू काम करना है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं कि पैसा अगर किसी को दिया यूज करने के लिए, तो 99% लोग वो पैसा वापस नहीं देते। जैसे हम भी मार्केट में माल उधार देते हैं, तो हमारा भी मार्केट में 3-4 करोड़ रुपए उधार रहता है। तो वापस किसी पैसे का कोई, किसी इंडियन बहुत सारे लोग हैं कि मतलब बहुत 99% लोग ऐसे कि ऐसा किसी का सोचने है कि जिसके पास से माल लिया है, किसके पास से माल इंपोर्ट किया है, किसको एक्सपोर्ट किया है, उसका पेमेंट वापस जाए, ऐसा सोच बहुत कम लोगों का है मार्केट में। तो हम सोचे कि अगर भाई ने भी बोला कि अगर हम लोगों का पैसा वापस दे देंगे तो बाद में काम कर पाएंगे, जो भी लॉस हुआ है वो धंधे में ही रिकवर होगा। फिर हमने वापस काम चालू किया, जो भी प्रॉफिट था, इन्वेस्टर का शेयर्स था, उनको वापस दे दिया, जो भी इन्वेस्टर था उसका इन्वेस्टर का पैसा वापस देके वापस दूसरे सीजन के लिए हमको इन्वेस्टमेंट उसके 3 गुना ज्यादा मिल गई। फिर वही जो इन्वेस्टमेंट आया उसके हिसाब से हमने काम बढ़ाया। जो काम हमने वॉल्यूम में किया, 73 कंटेनर का काम किया, 73 कंटेनर का काम करके फिर हमको ओवरऑल ऑन एन एवरेज हमको फायदा हो गया। फिर जो रिस्क लिया, फिर समझ में आया कि जो भी रिस्क लिया है, जो भी लॉस हो गया है, वो धंधे में कवर होने वाला है। और कौन सा भी धंधा की 365 डेज में नहीं होता है, कम से कम 1,000 दिन उसको देना चाहिए कि वो प्रॉफिट और लॉस समझ में आएगा। और 1,000 दिन में ऐसा भी नहीं सिर्फ अगर लॉस हो गया मतलब कि अपने अपन सही थे लॉस हो गया। कुछ चीजें ऐसी भी है कि अपने को भी नॉलेज वो कम रहता है, अपने को भी कुछ समझ में नहीं आता है, बाहर जो कस्टम क्या है, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, सिर्फ अपन बोलते हैं कि कोर्स किया, प्रैक्टिकल नॉलेज किसी ने बोल दिया, शाम को गए दूसरे दिन कंटेनर एक्सपोर्ट किया, तो ऐसे नहीं है, आखिर तक सीखना ही है।
और ये बहुत अच्छा है कि जो भी पैसे रिटर्न करते हैं तो उससे भी और ट्रस्ट गेन होता है। इन्वेस्टर्स को आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि चलो भाई ये पैसा मेरा इधर बन रहा है, या ये बंदा ट्रस्ट वर्दी, इसको पैसे मैं दे सकता हूँ। मार्केट में ऑफ कोर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो यही देखते हैं कि ऐसे कौन प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स है कि जिन पे मैं पैसा लगा सकता हूँ और जो ट्रस्टफुली मुझे पैसा रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं, इन्वेस्टर्स है कि जिनके पास बहुत पैसा है, बट वो उनको ऐसे लोग नहीं मिलते कि जिन पे वो दाव लगा सके, या जिन पे वो इन्वेस्ट कर पाए। तो ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि आपको उनका ट्रस्ट गेन करना बहुत जरूरी है, और उनको टाइमली पेमेंट रीपेमेंट करो तो आप पे वो और बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। और आप में खुद में वो बहुत अच्छा क्षमता है। आप 70 कंटेनर का इतना बड़ा वॉल्यूम करते हो। अभी थोड़ा सा और मुझे बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम, कितना पैसा लगता है, एक कंटेनर के पीछे कितना पैसा लगता है, या ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं कि मैं सपोज 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ तो कितना मार्जिन हाथ में बचता है, कहाँ कहाँ पे पैसा लगता है, मतलब सपोज रॉ मटेरियल में पैसा लग रहा है, शिपिंग में पैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा इसके ओवरऑल इस बिजनेस के कैलकुलेशंस के बारे में बताइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, जो आपको कंफर्टेबल। स्टार्टिंग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है, अभी उसमें डिपेंड है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। जो प्रोडक्ट अपना सिलेक्शन है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर, अभी समझो फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, तो नॉर्मल पर कंटेनर का कैलकुलेशन जाता है 10 लाख के आसपास, अगर एक्सपोर्ट है। अगर इंपोर्ट है तो पर कंटेनर का कैलकुलेशन जाता है 25 to 30 लाख रुपीज पर कंटेनर। जैसे हमारा इंपोर्ट का कैलकुलेशन है 25 to 30 लाख रुपीज पर कंटेनर का कॉस्टिंग है। और अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसा कॉस्टिंग जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो पार्टी है, क्लाइंट है, आपको अगर कुछ एडवांस में पैसा दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। आपका वॉल्यूम आपको, आपके हिसाब से, अगर आपको वीकली स्टार्टिंग में 1 कंटेनर करना है, 2 कंटेनर करना है, स्टार्टिंग तो कोई भी ऐसे वीकली ऐसे प्लानिंग नहीं होती कि मेरे को हफ्ते में 2 कंटेनर करना है। स्टार्टिंग अपने को 1-2 कंटेनर करके ही देखना है कि उसका रिजल्ट आने के बाद अपन फुल फ्लेश काम चालू करते हैं। जैसे मैंने भी किया, स्टार्टिंग में 2-3 कंटेनर का काम किया। तो 2-3 कंटेनर के लिए फिर भी हमको स्टार्टिंग में लिए 50 लाख का अमाउंट जरूरत था। तो 50 लाख में हमको टोटल कंटेनर का मतलब टर्नओवर हो गया समझो 75 लाख रुपीज। तो 50 लाख का हमको जरूरत था कि जो बाकी पेमेंट हम वही पेमेंट से सेल आउट करके रूलिंग कर रहे थे। तो डिपेंड है प्रोडक्ट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट डिपेंड है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग है। पर नॉर्मली इंपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फायदा है, प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि ज्यादा इतनी भी कंपटीशन नहीं है कि मतलब जैसे डोमेस्टिक मार्केट में। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मार्केट अभी भी मतलब वहां पे जैसे वैकेंसी है कि मतलब जैसे माल को बेच सकते हैं, क्लाइंट है, बायर है, सेलर है अभी तक की जो माल, नए नए डिमांड भी आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं कि जो जिनकी क्रेज बढ़ रही है। तो वो हिसाब से काम कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कम से कम मिनिमम 5%, 10%, 15%, 20%, डिपेंड ऑन मार्केट्स। चेंज यस, होता है सीजन के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट मार्जिन। सीजन के अकाउंट में चेंज होता है। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है कि इसमें गवर्नमेंट से कुछ फायदा होता है क्या, गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स मिलते हैं क्या, या ऐसे कोई चीजें। और एक क्वेश्चन है कि जब ऐसा ग्लोबल पॉलिटिकल इशू जब क्रिएट हो जाता है, अभी सपोज एक्सपोर्ट पे बैन हो जाता है, या सपोज अभी ईरान इज इन्वॉल्व इन, ईरान का इजराइल के वॉर का कुछ इशू चालू है, तो ऐसे सिचुएशंस आते हैं क्या आपके इस इंडस्ट्री में, या ग्लोबल पॉलिटिकल की चीजों की वजह से बिजनेस पे अफेक्ट करता है क्या? जो टाइम पे लोडिंग तो चालू है, समझो लोडिंग चालू है, जो शिपमेंट है कि जो ऑन द वे है, तो उसमें डॉक्यूमेंट जो टाइम पे अगर इंडिया ने बैन कर दिया कि एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा या फिर इंपोर्ट बैन हो जाएगा, जो इन ट्रांजिट शिपमेंट है उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर वो हिसाब से फिर बाकी का जो आगे का लोडिंग है वो तो गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते, लोडिंग तो बंद करना पड़ता है, फिर वो टाइम पे लोडिंग बंद हो जाता है। या फिर ऐसे इसराइल ने वॉर कर दिया या फिर कुछ यूएस का कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गए, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ प्रेशर प्रेशर डाल दिया, वो टाइम पे लोडिंग बंद हो जाता है। तो मैंने आपके कॉन्वर्सेशन में सुना कि आप अलग अलग कंट्रीज पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब टर्की टू, टर्की से कर रहे हो, इसराइल से कर रहे हो, न्यूजीलैंड आई थिंक आपने, मैंने just सुना। तो ये अलग अलग कंट्रीज के साथ काम करने की वजह से
आप सेफ हो जाते हो क्या, आपका बिजनेस सेफ हो जाता है कि सपोज एक स्ट्रीम बंद हो गया या एक कंट्री बंद हो गया, तो बाकी कंट्रीज के साथ कंटिन्यूस डीलिंग चलते रहेगा, सो दैट बिजनेस आपका पूरा 12 महीने चल सके। तो ऐसे आप खुद को सेफ कैसे कर सकते हो आपका बिजनेस को, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस। देखो कि एक जगह अगर डिपेंड है, समझो सिर्फ मैं अगर हिमाचल का एप्पल का काम करूंगा, तो अगर हिमाचल में लॉस आ गया तो मेरा सीजन फेल जाएगा। पूरा बिजनेस का अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है ना, उसको कुछ रिफंड जाएगा, ना मुझे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, कुछ नहीं। तो अगर मैं वही काम अगर शिमला से कर रहा हूँ, समझो अगर ईरान से कर रहा हूँ, दुबई से कर रहा हूँ, इजिप्ट से कर रहा हूँ, पोलैंड से कर रहा हूँ, चिली से कर रहा हूँ, तो कहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ तो किधर एक मेकअप हो जाएगा कि जितना पैसा मैंने डाला उतना ही मिल गया। जो कंट्री है, कोई कंट्री से मैंने जितना पेमेंट डाल दिया है उस पर कुछ फायदा हो गया है, कुछ कंट्री से मैंने कुछ पेमेंट डाल दिया कुछ नुकसान हो गया है, तो ऑन एन एवरेज मेरे को कुछ ना कुछ तो फायदा वहां पे हो जाएगा। तो वो हिसाब से अगर मल्टीपल काम करना चाहिए। डिपेंडेंसी एक पे नहीं रखते हो आप, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग ट्रांजैक्शन से, अलग अलग कस्टमर्स से आप पैरेलली काम करते हो, सो दैट एक बंद हो जाए तो आपका एक पे डिपेंडेंसी नहीं है, आपके पास 10 चैनल्स ओपन है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। यूजुअली हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि एक पे आपका बिजनेस का डिपेंडेंसी मत रखो। अगर आप सोर्ट उसका वो सोर्स भले प्रॉफिट बहुत हो रहा हो, बट अगर वो चीज ऑल ऑफ अ सडन बंद हो जाता है, तो आप कैसे कर सकते हो, इस पे सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। अभी ये मुझे पूछना है कि आपके आपको मुकुंद कुलकर्णी सर ने गाइड किया था, हम्म। सर भी इस वेबिनार में जुड़े अभी, मैंने अभी देखा, तो ओवरऑल एक गाइडेंस का या एक मेंटर का क्या फायदा होता है कोई भी इंडस्ट्री में आने से पहले। एक्सपोर्ट के लिए फायदा तो है, डॉक्यूमेंटेशन और थ्योरी नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है कि थ्योरी नॉलेज के थ्रू, जैसे कुलकर्णी सर ने भी बताया, बहुत सारा सिखाया उन्होंने कि मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज की कैसे डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट कैसे लेना है, पहले बात है तो कि क्लाइंट कैसे ढूंढना है, पेमेंट कैसे लेना है, पेमेंट ट्रांसफर कैसे करना है, तो वो सब चीजें मालूम नहीं होता है पहले। फिर जो ऐसा कोर्स करने के बाद में समझ में आता है कि थोड़ा आपके पर्सनल एम्बिशंस के बारे में जानना है। आपका आपका एज क्या है अभी फिलहाल। 25। 25। ओके। यस। एंड 25 के उम्र में आप कितना टर्नओवर कर रहे हो। मोर देन 30 करोड़ हो गए 6 महीना में। ओके, सो ये साल के 6 महीने में आपने 30 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। और सीजन बाकी है। ओके ओके, ग्रेट। सो ये बहुत बड़ा आप एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो। मेजोरिटी जो ऑडियंस है यहाँ पे जो जुड़े हैं वो 25 से बिलो ही है। तो आपका मुझे थोड़ा सा पर्सनल गोल जानना है। आप जो स्पीड से जा रहे हो और जो बड़े बड़े वॉल्यूम में काम कर रहे हो, आपका बाय व्हाट्स योर एम्बिशन, लॉन्ग टर्म एम्बिशन क्या है आपका, क्या आपको टर्नओवर रीच करना है, या आपको क्या प्रोडक्ट्स में जाना है। आपने बोला नॉन पेरिशेबल में करना है या पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आपके क्या क्या विजन्स है। आपने ऑफ कोर्स 30 करोड़ आप ये लेवल पे आए हो, तो आपने कुछ 4 साल पहले कुछ सोचा होगा, तभी जाके ये लेवल पे आप आए हो, तो आपने कुछ एम्बिशन रखा होगा 4 साल पहले। तो अभी आप आज क्या सेट कर रहे हो कि अगले 10 साल में 20 साल में कहाँ क्या क्या चीजें देखते हो आप। आगे अभी सोचते कि और ज्यादा कंट्री के साथ काम करेंगे, इंपोर्ट चालू करेंगे। जैसे कि मतलब समझो ऑरेंज है, इजिप्ट से ऑरेंज भी चालू करेंगे, कीवी है, ये सब चीजें में ज्यादा हम इंपोर्ट करना चालू करेंगे। और एक्सपोर्ट में भी बनाना है, राइस है, और बाकी कुछ चीजें की जिनका डिमांड अभी ज्यादा है, जैसे मतलब पेपर क्राफ्ट है जो नॉन पेरिशेबल में आता है, कि उसके भी डिमांड है ज्यादा। तो उसमें भी हम काम अभी चालू कर रहे हैं कि उसमें भी हम एक्सपोर्ट करना चालू करेंगे। और आने वाले अभी अगले सीजन में हम 500 कंटेनर का टारगेट रखेंगे कि 500 कंटेनर का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। ये सीजन में हो जाएगा, और 2-3 महीना सीजन बाकी है, और 150 कंटेनर हो जाएंगे। तो 200 के आसपास, 200 to 50 कंटेनर ये सीजन हो जाएंगे। फिर अगले सीजन के लिए प्लानिंग रहेगा 500 कंटेनर का टारगेट। मतलब मैं तो नंबर्स भी नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि कितने करोड़ तक आप पहुंच जाओगे बाय द टाइम यू रीच 500 कंटेनर टारगेट। सो ऐसे आपके अभी थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में बताइए कि आपको कुछ कंपटीशन आपको है इस इंडस्ट्री में। आप क्या लेवल की कंपटीशन देखते हो। आपने बताया कि अदानी इसमें काम कर रहा है या और भी ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स है, तो कंपटीशन क्या है और नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या स्कोप है,
इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कंपटीशन तो है, पर जो भी फॉर एग्जांपल अभी मेरा परचेसिंग है, तो जब तक कोई भी कंपटीशन अगर करना है, मार्केट में कंपटीशन करना है, तो आपको परचेस में ध्यान देना है कि अगर मैं कुछ चीज का माल का परचेस कर रहा हूँ, अगर सब लोग परचेस करें फॉर एग्जांपल 10 रुपये पर केजी, तो अगर बाकी लोग भी, अगर आप सोचेंगे कि कॉस्टिंग, आप जब तक आप वो 9.75 9.80, आपका अगर कॉस्टिंग जितना कम रहेगा, आप मार्केट में सेफ है, आप वो कंपटीशन में आप टिक पाएंगे। तो हम वही, हमारा मेन काम है कि मार्केट में हम माल जो इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि आज 10 रुपए का माल है, वहां पे आज 20 रुपए बिक रहा है, 15 रुपए बिक रहा है, तो आज फायदा है फॉर एग्जाम्पल 4-5 रुपए पर केजी। हम ये नहीं सोचते कि आज का प्राइस इतना है, हम ये सोचते हैं कि आगे जाके वो प्राइस गिरने वाला है। या फिर आज इंडिया में एप्पल का प्राइस समझो 100 रुपये पर केजी है, तो हम सोचते हैं कि अगर हम 90 रुपए हमको अगर गिरता है, तो आगे जाके आज का मार्केट अगर 100 रुपये है, आज 90 रुपए से हम माल लोडिंग कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि 90 रुपए का अगर 85 करेंगे, 80 करेंगे, तो आगे जाके अगर 100 रुपए का 90 भी आ गया तो हम लॉस नहीं जाएंगे। तो जितना कॉस्ट कटिंग करेंगे, कॉस्ट सेविंग करेंगे, जितना जो एक्सपेंसेस है, जो यहाँ के एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, बाकी के ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, वहां से हम कॉस्ट कटिंग जितनी कम करते हैं, वो हमको बेनिफिट देता है। जो टाइम पे मार्केट लॉस भी होता है, अभी 1 महीना पहले मार्केट को यहाँ पे मार्केट डाउन हो गया है बहुत, इम्पोर्टेड मार्केट का बहुत सारे लोगों को लॉस हो गया है। पर हमारा इतना भी लॉस नहीं हो गया कि अगले सीजन काम नहीं कर पाएंगे। मतलब बहुत सारे इम्पोर्टर है, जो बड़े बड़े इम्पोर्टर है इंडिया बॉम्बे में काम करते हैं, कि जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ है, उनका किसी का 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक लॉस हो गए। तो हमारा भी कॉस्ट का कैलकुलेशन वो सब वो हिसाब से था, कि हमने जो माल परचेस किए वो एक मार्केट के हिसाब से, कि आगे मार्केट क्या होने वाला है, मार्केट का क्या आगे डिमांड है, मार्केट डाउन होने वाला है, डाउन होने के बाद कितना डाउन होगा, तो वो सब नॉलेज का आइडिया लेके हमने काम किया। तो वहां पे अपना लॉस होने के चांसेस भी कम होते हैं। लॉस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लॉस होने के चांसेस कम है। अगर मेरे को 10 रुपए लॉस हो रहा है, तो मेरा अगर 4 रुपए हो गया, 5 रुपए हो गया, तो मैं उतना सेव किया, मैंने उतना प्रॉफिट गेन किया मार्केट डाउन होने के टाइम। करेक्ट। तो मतलब बेसिकली आप, यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए तो मैं हमेशा सेफ रहूं, मतलब यू आर ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। इस तरीके से आप इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। मुझे थोड़ा सा एक कुछ आखिरी कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम लेंगे। थोड़ा सा मुझे आपके इस इंडस्ट्री में या आपके बिजनेस के जर्नी में क्या क्या ऐसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस थे एंड आप उसमें से कैसे बाहर आए? मतलब पर्पज ये है कि बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में आना है, तो उनको थोड़ा सा आप अंदाजा दीजिए कि क्या क्या चीजों तक आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं और आपको वो कैसे प्रिपरेशन रखना है खुद को, तो इस पे थोड़ा सा गाइडेंस। पहले तो माल का इंपोर्ट किया पहला कंटेनर, बाद में हमको ये मालूम नहीं था कि वो 40 फीट कंटेनर का माल बेचना किसको है, क्योंकि ऐसे मतलब एक बॉक्स दो बॉक्स तो ठीक है, अपन वो बेचते थे, ठीक है वो माल बिकता है, इतना कुछ ये नहीं, पर 40 फीट का कंटेनर पूरा बेचना है, वो भी एक दिन में या फिर मतलब एक हफ्ते में बेचना है। तो आइडिया नहीं था कि मतलब माल को, और दूसरा हम उतना उधारी भी नहीं देते थे, क्रेडिट भी नहीं देते थे कस्टमर को। फिर हमने जो माल लोडिंग किया था, वो माल को क्वालिटी लोडिंग किया, तो क्वालिटी माल करने से मार्केट में जो सैम्पलिंग किया हमने, उसके ऊपर डिमांड आ गई, डिमांड के कारण हमारा माल भी मतलब जल्दी बिक गया। तो वहां पे काम आया हमारा क्वालिटी। मतलब ना हमने कुछ बेचा, ना हमको देख के लोगों ने माल लिया, जो भी है क्वालिटी देख के लोगों ने माल लिया। तो फिर क्वालिटी देखने के बाद, माल लेने के बाद, फिर हमको एक दिन में 10-10 कंटेनर भी बेच सकते हैं। तो अभी हमारा 10 कंटेनर भी एक दिन में आ गए, तो हम 24 घंटे में 10 कंटेनर भी बेच देते हैं। तो सबसे चैलेंजिंग पीरियड क्या था आपका? ऐसा कोई इंसिडेंट है कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हो गया था? चैलेंजिंग पीरियड तो ये था कि एक साथ माल आए थे हमारे 20 कंटेनर। माल आने के बाद कि मार्केट डाउन था, मार्केट डाउन होने के कारण जितना रेट मिलना चाहिए उतना रेट भी नहीं मिल रहा था, लॉस होने के चांसेस ज्यादा थे। जो पहले से हमारे कस्टमर के साथ जो रिलेशन थे, कि हम माल दे रहे थे उनको, या फिर कभी उनको भी लॉस आ गया, प्रॉफिट हो गया, तो हम एक दूसरे को संभाल के, मतलब अगर आज उनको लॉस है तो मैं प्रॉफिट है, आज मेरे को प्रॉफिट है तो वो लोग लॉस में है। तो जो टाइम पे उनको भी लॉस है, तो वो टाइम पे हम भी उनको कुछ डिस्काउंट या फिर प्राइस को कम करके उनको हमने भी वो हिसाब से संभाला। तो फिर जो टाइम पे हमारे को भी ऐसा सिचुएशन आ गया कि आज, कि अपन अटक सकते हैं, ये माल को अपन नहीं बेच पाएंगे, ये माल को अपन अगर मार्केट में बेच देंगे तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है, तो वो क्रिटिकल
कंडीशन हो जाती है कि इतना सारे माल का 20 कंटेनर का करने का क्या है। और पूरे स्टोरेज भी फुल, मतलब नासिक में भी स्टोरेज के लिए जगह नहीं थी, अंगूर से पूरे स्टोरेज भरे पड़े थे। और बॉम्बे में भी मतलब ओवरऑल स्टोरेज सारे इंपोर्टेड फ्रूट से भरे पड़े थे। कंटेनर आने के बाद कंटेनर के ऊपर डिटेंशन चार्जेस चालू थे, दिन में 1 लाख रुपीज पर डे। तो हर कंटेनर पे डिटेंशन था। तो वो टाइम पे शिपिंग लाइन भी नहीं मान रहे थे कि डिटेंशन कम करे या फिर कुछ चार्जेस कम करे। प्लगिंग चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, दिन में 1 1 लाख रुपए का खर्चा बढ़ रहा था। वो टाइम पे हमको फिर कस्टमर ने भी सपोर्ट किया कि आप माल डाल दो। अगर मार्केट में प्राइस है समझो 60 70 रुपीज केजी, तो हमको कस्टमर ने भी खुद जेब से भी डाल के दिया होगा पेमेंट, कि वो रिलेशन है कस्टमर के साथ। जो भी कभी हमारा माल 90 रुपए से लेके हमने उनको 100 रुपए भी बेचा है, तो हमने उनको 95 रुपीज लगाया है। तो उनको भी हमने संभाला है, तो उन्होंने भी हमको उतना हेल्प किया। वो हिसाब से इतना, तो फिर वो क्रिटिकल कंडीशन भी हम पास हो गए उसमें से। व्हाट, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता क्या प्रेशर होगा आप पे वो टाइम पे। इतने सारे कंटेनर्स मेरे पड़े, ऑफ कोर्स हर एक कंटेनर का वैल्यू इटसेल्फ, हर एक कंटेनर का वैल्यू बढ़ा है, और ऊपर से आपको उस पे इतना लॉस बेयर करना पड़ रहा है, डिटेंशन चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। बट ऑफ कोर्स आप में वो क्वालिटीज है, कैपेबिलिटीज है। कुछ एक दो लास्ट क्वेश्चंस हम लेंगे। कुछ ऑडियंस में से भी क्वेश्चंस आए, हम थोड़े जनरल क्वेश्चंस लेंगे, कुछ एकदम कॉन्सेंट्रेटेड क्वेश्चंस नहीं लेंगे। बट ऑडियंस के कुछ जनरल क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। तो ऑडियंस को ये जानना है कि ऑफ कोर्स नए ऐसे क्या पोटेंशियल फूड प्रोडक्ट है या फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है जिसमें वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा क्या क्या चीजों में आपको पोटेंशियल लगता है? फूड या अदर भी आप इंडस्ट्री के बारे में भी बता सकते अदर इंडस्ट्री का तो इतना अभी तक नॉलेज तो नहीं लिया है। अभी काम कर रहे हैं हम एग्री प्रोडक्ट में, ज्यादा एग्रो इंडस्ट्री में ज्यादा काम कर रहे हैं। एग्रो इंडस्ट्री में राइस है, फ्रूट में बनाना है एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में एप्पल है, कीवी है, ऑरेंज है। कि जिसका अभी डिमांड, अभी डॉक्टर बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओ। सब जगह भी ये हो गया कि खाने में जो पेरिशेबल आइटम है उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसके वजह से उसका डिमांड ज्यादा है अभी। जितना मतलब पिछले साल जितना इंपोर्ट हुआ उसके 20% 25% इंपोर्ट बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट में भी मतलब जितना एक्सपोर्ट है उसके 20% 25% हर साल बढ़ रहा है। तो प्रोडक्ट में, एग्री प्रोडक्ट में भी बहुत डिमांड है। जैसा हमारा एक्सपीरियंस एग्री प्रोडक्ट में ज्यादा है, डिहाइड्रेट में है, बाकी डिहाइड्रेट में है, बाकी फ्रेश फ्रूट्स है, पेपर इंडस्ट्री है, क्लोथिंग है, जो कपड़ा आता है उसका भी एक्सपोर्ट में बहुत डिमांड है। हैं? एंड और एक ऑडियंस का एक और एक क्वेश्चन लेंगे। तो ऑफ कोर्स आपको जब पैसा लेना है इन्वेस्टर से, बैंक से या अदर रिसोर्सेज से, तो क्या क्या चीजें उनको देनी पड़ती है, उनका ट्रस्ट कैसे गेन करे, या उनको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है, उनको कोई एस्टिमेशन देना है कि आपका इतना पैसा मैं रिटर्न कर पाऊंगा, या ऐसे क्या क्या चीजें, पैसे लाए कैसे आपने अलग अलग सोर्सेस के? पहले स्टार्टिंग से हमने जो खुद का कैपिटल था वो उसको ऐड करके हमने बैंक से कुछ लोन लिया था। बैंक के लोन लेने के बाद जो तुरंत तो बैंक तो सीसी या फिर पर्सनल लोन इतना भी नहीं देती है कि जिससे बिजनेस रन हो पाए। तो उसके लिए फिर इन्वेस्टर से पैसा तो चाहिए होता है। फिर हमने जो भी काम किया था, जो भी स्टार्टिंग में हमने फॉर एग्जांपल 20 लाख लिया रहेगा या 10 लाख लिया रहेगा, तो 10 लाख का लेने के लिए उन्होंने हमारे से चेक लिया, सिक्योरिटी चेक। तो सिक्योरिटी चेक के अगेंस्ट हमने उनको पेमेंट लिया। बाद में पेमेंट लेने के बाद जो भी फायदा हुआ या फिर टाइम पे जो भी हमारा कमिटमेंट था वो हमने फॉलो किया। उनका जो अमाउंट था और इंटरेस्ट जो अमाउंट था वो हमने उनको रिटर्न किया, फायदा। वो हिसाब से एक धीरे 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 मार्केट में भी एक भरोसा हो जाता है, मार्केट में कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो फिर मार्केट में आज ये स्टेज हो गए कि आज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर बिना सिक्योरिटी के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये भी। मतलब बेसिकली ऐसे ही मैं ऑडियंस के भी जो क्वेश्चंस है वो इन जनरल सभी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको भी इस इंडस्ट्री में आना है, तो दिस इज लाइक जनरल ट्रेंड। मैं एक और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई भी इस इंडस्ट्री में नया बंदा आना चाहता है, कोई भी एंटरप्रेनर है, वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ है, किसी को भी, या आपके जैसे यंग है जो कॉलेज में जिनको ड्रॉप आउट होके आना है, तो सबको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इस इंडस्ट्री के बारे में? कैसे आए, क्यों आए? आ सकते हैं जो भी अभी, उनको पहले मालूम होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका अचीव क्या है, गोल क्या है, कौन से प्रोडक्ट में आप काम करना सकते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे हम, मेरा बैकग्राउंड है फार्मर, एग्रीकल्चर।
तो हमें उसमें मालूम है कि एग्री प्रोडक्ट में उसका नॉलेज है, इसीलिए हम वो फील्ड में आ गए। तो अगर किसी को नॉलेज है दूसरी इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, या फिर जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारा इंपोर्ट होता है, जैसे ऑयल है, बिट्यूमिन है, तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस या फिर उनको कौन से प्रोडक्ट का नॉलेज है, कि वो प्रोडक्ट में अगर आपको अगर कुछ 5% भी नॉलेज नहीं है तो वो प्रोडक्ट में अपन काम नहीं कर सकते। कि अगर किसी के साथ बात करना है, किसी क्लाइंट से बात करना है, किसी पार्टी से बात करना है, सप्लायर से बात करना है, तो वो हिसाब से अपने को प्रोडक्ट का कुछ तो 5% 10% मालूम होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट का क्या है, डिमांड कहाँ है, उसका प्राइस क्या रहने वाला है, तो वो हिसाब से फिर अपन काम कर सकते हैं। करेक्ट। सो बेसिकली डिमांड हर चीज में है, हर हर इंडस्ट्री में है। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या आप बेसिकली आप मार्केट रिसर्च कैसे कर पाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट? ये आपका राइट। कहना है? राइट, राइट, ओके, ओके, ग्रेट। यस, सो आई अभी का आज का सेशन बहुत इंटरैक्टिव था, बहुत अच्छे से आपने सब क्वेश्चंस पे गाइड किया। इट वाज मोटिवेशनल आल्सो एट द सेम टाइम, इस बट वाज बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव था। बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता चला, इंसाइट्स पता चले, कस्टमर कैसे ढूंढना है, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, कंट्री कैसे आइडेंटिफाई करना है, या आपका मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एस्टेब्लिश करना है, रिस्क कैसे लेना है, पैसे कैसे लेना है। तो आपने इन जनरल एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जिसको भी आना है फ्रूट वेजिटेबल के इस इंडस्ट्री में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो आपने बहुत अच्छे से, आप इसमें आपके इस वेबिनार में, आज के आपके इस आज सेशन में आपने गाइड किया। सो थैंक यू सो मच गोपाल जी थैंक फॉर यू। वंडरफुल गाइडेंस। एंड वी आर वेरी प्राउड कि आप उद्योग वर्धिनी के एलुमनाई है। उद्योग वर्धिनी से आपने जानकारी लिया और वहां से अपना करियर का शुरुआत किया, तो हमें भी बहुत गर्व है आप पे कि आपने आप हमारे एक क्या बोलते हैं, यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर, यू आर आवर सक्सेस स्टोरी और एलुमनाई, कि आप अपने हम हमें आप पे बहुत गर्व है। सो थैंक यू सो मच गोपाल जी।